लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ सीटें बहुत अहम हो जाती हैं, खास तौर पर पश्चिमी यूपी की सीटें। पश्चिमी यूपी जहां पिछली बार यानी साल 2014 में सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा दिखा था, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे साल 2017 में, तब भी बीजेपी का ही दबदबा इन पश्चिमी यूपी की सीटों पर दिखा था। कभी इसी पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी। एक दौर वो भी आया जब पश्चिमी यूपी मायावती के गढ़ के तौर पर जाना जाने लगा, लेकिन गन्ना लैंड के तौर पर जाना जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार किसके लिए सत्ता की मिठास लेकर आएगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश, कुछ बड़े नाम हैं इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ख़ास तौर पर 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, जिसमें सत्यपाल सिंह का नाम शामिल है। आपको भी पता है कि गाजियाबाद से वीके सिंह जीत कर आए थे और वो मंत्री बनाए गए। वीके सिंह का नाम इसमें शामिल है, महेश शर्मा का नाम इसमें शामिल है, और इसके अलावा चौधरी अजित सिंह का नाम शामिल है। कुछ समीकरण बदले हैं। महागठबंधन, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और इसके अलावा आरएलडी ने मिलकर एक महागठबंधन तैयार किया उत्तर प्रदेश में। तो इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें हैं उस पर क्या कुछ नज़र आता है? देखिए, सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की जो स्थिति है, ज़्यादातर इलाके जो हैं वो शहरी हैं। यहाँ के जो ज़्यादातर मतदाता हैं वो शहरी मतदाता हैं, और साथ ही साथ जो ग्रामीण मतदाता भी हैं वो बिल्कुल ही शहर से सटे हुए हैं। तो इन सीटों पर, खास करके गौतम बुद्ध नगर सीट पर में जितने भी मतदाता हैं, जो वो शहरी मतदाता हों या फिर वो बिल्कुल ग्रामीण मतदाता हों, उनकी भी गिनती आप एक तरीके से शहरी मतदाताओं के तौर पर ही कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गौतम बुद्ध नगर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सीटें जो सबसे ज़्यादा उलझने वाली नज़र आ रही है वो बागपत है, हाँ, सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बिजनौर है। वैसे मेरठ को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ से बीजेपी उम्मीदवार काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन जो स्थिति दिख रही है, जिस तरीके से चीज़ें बदली है। एक बात और है, जो आपने जिस महागठबंधन का आपने जिक्र किया, उस महागठबंधन में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अगर उस महागठबंधन में शामिल हो जाती तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कठिन हो सकता था। लेकिन आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ रहने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये कहीं दिखता हुआ लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मोटे तौर पर मुझे ये समझाइए कि समाजवादी पार्टी, उसके एक वोट बैंक को खास तौर पर देखा जाता है, खास वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी उसका भी एक खास वोट बैंक है, और आरएलडी, आपको ही पता है कि जातों पर बहुत अच्छी पकड़ आरएलडी की कभी मानी जाती रही है। हालांकि ये दावा नहीं किया जा सकता अभी जो समीकरण बदले हैं उसमें। तो क्या इस समीकरण का कोई खास असर दिखेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है ये समीकरण? देखिए, ये समीकरण की जहाँ तक बात है तो अब सबसे बड़ा उदाहरण है कि अजीत सिंह ने अपने बेटे जयंत चौधरी को बागपत सीट से उम्मीदवार बनाया है। वो पिछली बार वो मथुरा से चुनाव लड़े थे, जबकि खुद अजीत सिंह पिछली बार बागपत से चुनाव लड़े थे और वो सत्यपाल सिंह से हार गए थे। तो महागठबंधन का कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, ये भी ऐसे नहीं दिख रहा है। वैसे चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये किसी को मालूम नहीं है कि चुनाव परिणाम क्या होगा। 23 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो क्या कुछ सामने आएगा, वो ये सब कुछ अभी कयास पर ही है और लोग अपने हिसाब से अनुमान ही लगा रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर में एक अनुमान ही लगाया जा रहा है। लेकिन पश्चिमी यूपी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इस चुनाव से बिल्कुल मुख्य, आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर में वो ऊपरी सतह पर में कहीं नज़र नहीं है, कहीं है ही नहीं, कहीं नज़र नहीं आएगी आपको। और यही कारण है कि अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में, खासकर उत्तर प्रदेश के इस इलाके में अगर बहुत कुछ बड़ा बदलाव हो जाए तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे याद है साल 2014 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं, खासतौर पर आप सहारनपुर को ले लीजिए, आप मुजफ्फरनगर को ले लीजिए, कैराना को ले लीजिए, यहाँ पर एक नारा गूंजा था पाकिस्तान को लेकर, और राष्ट्रवाद पर पूरे चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश हुई थी। 2014 के पहले इख्तिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आपने देखा कई सांसदों के नाम भी इसमें आए जो बीजेपी से जुड़े हुए थे। लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि बिल्कुल इन चीज़ों से हटकर लोग वोट करेंगे? क्या इस बार राष्ट्रवाद से हटकर विकास के मुद्दे पर लोग वोट ऐसा लग नहीं रहा है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे से अलग हटकर लोग वोट करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जो चुनाव मैदान में है और जो उनके लिए प्रचार करने आ रहे हैं, हर कोई राष्ट्रवाद को ही एक मुद्दा बना रहा है। और स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री
मोदी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और बाकी जो विपक्षी दल के नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं बता के जा रहे हैं, वो मोदी पर टारगेट कर रहे हैं। मोदी अपनी एक बात बता के जाते हैं और विपक्षी दल उस पर टारगेट करते हैं, जिसका असर ये है, आप 2013 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में यही हुआ था। अरविंद केजरीवाल मुद्दे की बात करते जा रहे थे, वो चाहे जिस तरीके का मुद्दा रहा हो, वो मुद्दे की बात करते थे, और कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल पर सब टारगेट कर रहे थे। उसका नतीजा क्या हुआ आप कुछ उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि तबस्सुम हसन जो कि कैराना उपचुनाव में जीत कर आई थी आरएलडी की टिकट पर, लेकिन तबस्सुम हसन को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो फिर से चुनाव मैदान में है। हुकुम सिंह की ये सीट रही, उनकी बेटी उतरी थी लोग उपचुनाव में, लेकिन वो चुनाव हार गई। इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। आप सिर्फ कैराना को इस नजरिए से मत देखिए। हम अलग-अलग सीटों की बात करेंगे। में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का था, जो इस चुनाव में बिल्कुल गौन है। आप कहीं भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि कैराना को लेकर के कोई एक पलायन को लेकर कोई बात हो। जब कैराना में पलायन की बात आई थी, उस समय में तमाम टीवी चैनल्स पर वो रिपोर्ट आ रही थी कि कैसे लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग भागे चले जा रहे हैं, कैराना छोड़ रहे हैं, वहाँ बहुत उपद्रव हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। तो कैराना और कैराना के साथ ही मुजफ्फरनगर, ये दो ऐसी सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर इस बार क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता। अब मुजफ्फरनगर सीट की बात कर लेते हैं। संजीव बालियान एक तरफ, दूसरी तरफ अजीत सिंह। तो क्या अब ये मुकाबला कांटे का लग रहा है? एक दोनों चौधरी हैं, दोनों जाट हैं, तो क्या इसका कुछ असर दिखेगा इस मुकाबले पर? अजीत सिंह को लेकर यही कहा जाता है कि कैसा भी समीकरण हो, अजीत सिंह चुनाव जीतने में उन्हें महारत हासिल है। हालांकि वो 2014 में चुनाव हार गए थे। और ये भी कहा जाता है कि जाटों के बीच इस तरीके से बातें बनाई जाती है कि भले ही जाट कितने भी नाराज़ रहें अजीत सिंह से, लेकिन वो चुनाव से 1 या 2 दिन पहले कहते हैं कि रात में सपने में चौधरी चरण सिंह आए थे, और उसके बाद सारा समीकरण जो है वो सब पलट जाता है और वो अजीत सिंह के पक्ष में चला जाता है। तो इस बार अजीत सिंह क्या करेंगे, क्योंकि जो बीजेपी से ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है वो बहुत हल्के उम्मीदवार नहीं है, तो इसलिए अजीत सिंह के लिए बहुत आसान नहीं है। लेकिन अजीत सिंह अपनी सीट वो छोड़कर, बागपत से छोड़ करके वो मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। तो अब ये देखना है कि अजीत सिंह को भी ये लग रहा होगा कि ये सुरक्षित सीट है, और इसीलिए वो मुजफ्फरनगर को उन्होंने अपना एक चुनावी बेल्ट के रूप में उन्होंने उसको कसा है कि मैं वहां चुनाव बात कर लेते हैं गाजियाबाद सीट की। वीके सिंह बीजेपी से यहाँ उम्मीदवार हैं, जो मंत्री भी हैं कैबिनेट में। और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो कि प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद पहुंचकर रोड शो किया था, जिससे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट दोनों प्रभावित होती है। तो क्या प्रियंका के रोड शो का कोई असर यहाँ दिखता है? देखिए, प्रियंका गांधी के रोड शो का कितना असर दिखेगा, ये इस पूरे चुनाव का एक होलसोल परिणाम बाद में नजर आएगा। इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार अमेठी और रायबरेली से बाहर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, लोगों के बीच वो पहली बार गई हैं, पहली बार वो सक्रिय रूप से राजनीति में आई हैं, और पहली बार वो लोगों के बीच जा रही हैं, रोड शो कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। उन्होंने अभी गंगा यात्रा भी किया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, और जहाँ आपने बात किया गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की, तो जैसे गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादातर मतदाता जो हैं वो शहरी मतदाता हैं, वैसे ही गाजियाबाद में भी है। गाजियाबाद में कुछ एक मतदाता ही हैं, कुछ लाख मतदाता ही हैं जो ग्रामीण इलाके में आते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में हम ये भी कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग जो बाहर से आए, हाँ बाहर से आए, गाजियाबाद में भी है, और यहाँ के वोटर हैं। अब गाजियाबाद में भी ऐसे वोटरों की संख्या ज्यादा है जो बाहर से आए और गाजियाबाद के वोटर बन गए। पश्चिमी यूपी में के इस इलाके के लिए वो वोट करते हैं, और विधानसभा चुनाव में भी उसका परिणाम दिखा था, लोकसभा चुनाव में भी परिणाम दिखा था। तो उत्तर प्रदेश में समीकरण अगर बिल्कुल बदलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को एक बड़ा नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा क्योंकि जिस लोकप्रियता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 2014 में बरकरार किया था, जो नींव रखी थी, उसका एक फल जो है वो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। 2 साल हुआ है, इस 2 साल में कई तरह के मुद्दे आए, कई तरह की बातें आई, कई तरह से आरोप भी लगे मुख्यमंत्री के ऊपर। तो अब ये देखना है कि 2019 में क्या होता है। हाँ, और मैं एक सवाल और आपसे जाते जाते पूछ रहा हूँ कि अभी हाल में देखा ये गया था कि कांग्रेस ने पूरी तरह से हिंदुत्व का एजेंडा इख्तियार कर लिया था। अब जैसे देखिए कि प्रियंका गांधी गंगा यात्रा कर रही हैं, वो मंदिर जा रही हैं, वो साड़ी पहन रही हैं, वो पारंपरिक तरीके से पूजा करने जा रही हैं, आरती कर रही हैं, आरती में शामिल हो रही हैं। इससे पहले हमने राहुल गांधी के बारे में देखा ही था। तो क्या ये हिंदुत्व का एजेंडा जो कांग्रेस का कभी नहीं रहा, हम हाल के कुछ चुनावों से देख रहे हैं, इसका कोई असर आप देखते हैं? बिल्कुल असर पड़ेगा। इसका असर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि चुनाव में जो मुद्दे आते हैं, कहीं भी आपने किसी नेता को ये नहीं सुना होगा मैं नौकरी दूंगा, और
मैं तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी जिस तरीके से बातें हैं उसका असर ही पड़ना है, हिंदुत्व का असर पड़ना ही पड़ना है इस चुनाव पर। अब उसमें बात यह है कि किसका हिंदुत्व ज़्यादा मजबूत है और किसका स्ट्रांग है और किसका कमज़ोर है, और कौन स्ट्रांग तरीके से उसको भुना ले जा रहा है, कौन कैश कर ले जा रहा है, और इसमें कांग्रेस ज़्यादा सफल हो पाएगी या बीजेपी सफल हो पाएगी, ये भी बात की बात है, लेकिन असर तो पड़ेगा, ये तय है कि असर तो पड़ेगा। अब आते हैं चुनावी घोषणा पत्र पर, जो कांग्रेस ने और खासतौर पर राहुल गांधी ने जो एक शिगुफा छोड़ा है कि हर इंसान, हर आदमी को, गरीब को 72,000 रुपये सालाना वो देंगे। यही मैं तब मैं यही कहना चाह रहा था कि ये 72,000 रुपया, या फिर वो उससे पहले जो एक कहा गया था, बीजेपी ने अपने चुनाव में कहा था, जिसको बाद में लोगों ने बताया कि ये चुनावी जुमला था। बीजेपी ने ऐसा कुछ पहले कहा नहीं था, बाद में उसे चुनावी जुमला बताया गया। और 72,000 रुपये जो सालाना देने की बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो है गन्ना। और गन्ना किसान की स्थिति क्या है, ये किसी से ऐसा नहीं कि हर किसी को मालूम नहीं है, हर किसी को इस बारे में मालूम है। और जिस तरीके से गन्ना वहाँ उत्पादन होता है, जिस तरीके से चीनी तैयार किया जाता है, और जिस तरीके से वहाँ ये चीज़ें धीरे धीरे गौन होती चली जा रही है, किसान वहाँ परेशान है, वो एक बड़ा इशू है, लेकिन इस बार वो चुनाव में कहीं नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बताता हूँ, हाल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, और उसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इन 8 सीटों पर 6,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है जो वोट करने जाए, जो किसान वोट करेंगे पहले फेज में, उन गन्ना किसानों का बकाया है 6,000 करोड़ से ज़्यादा। बताइए, 6,000 करोड़ का बकाया है सिर्फ इन 8 सीटों के वो वोटर हैं जो गन्ना किसान। हाँ, तो ये 6,000 करोड़ का हिसाब 1.5 करोड़ मतदाताओं को करना है। इन 8 सीटों पर 1.5 करोड़ मतदाता वोट करेंगे, जिसमें 82 लाख 24,000 जो है वो पुरुष हैं, और 68,39,000 जो है वो महिला मतदाता हैं, जिन्हें 6,000 करोड़ जो बकाया है, और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि इस पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही ध्यान नहीं है, राज्य सरकार का भी कोई ध्यान नहीं है। और ये मुद्दा आज से नहीं है, जब समाजवादी पार्टी, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 पर जो बात कही है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में अफसपा को लेकर जो बात कही है, इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 को वो जारी रखेगी। मैनिफेस्टो के आधार पर भी देखें तो इसको चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा आप देखें तो गन्ना किसानों का मुद्दा क्या मुद्दा बन पाता है, ये भी देखना होगा। तो प्रचंड रण का पहला चरण शुरू हो चुका है, लेकिन आगाज है, अंजाम किसके लिए खूबसूरत होगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन ये तय है कि इन 8 सीटों पर जब चुनाव हो जाएगा तो इसका असर उत्तर प्रदेश की जो बाकी 72 सीटें हैं उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, और ये पिछली बार भी हुआ था।